हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज का टॉपिक हमारा है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो हमारा पिछला चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसमें हमने पढ़ा था कि मेंडल ने कब अपना काम कैसे किया था। 1865 में 1865 में मेंडल का काम पब्लिश हुआ था और 1900 में क्या हुआ था, मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई थी। ठीक है, और 1902 में हमारा क्या हुआ था, क्रोमोसोमल थ्योरी आई थी और 1910 में हमारा टीएच मॉर्गन और लिंकेज वगैरह पे काम किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या बात की गई थी जेनेटिक मटेरियल को लेकर के। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे 1869 में एक साइंटिस्ट हमारे थे मिशर। मिशर ने क्या किया था, पस सेल से डीएनए को इंटैक्ट फॉर्म में निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं निकाल पाए थे। जो डीएनए उन्होंने निकाला था वो टूटा फूटा था। ठीक है, और 1926 में ही हमारा जेनेटिक मटेरियल पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। लोगों के अंदर जागरूकता आ गई थी कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। ठीक है, और 1953 में हमारा सबसे बड़ा काम हुआ था, क्या वाटसन और क्रिक मॉडल आया था। ठीक है, वाटसन और क्रिक मॉडल हमारा कब आया था, 1953 में। तो हम बात करें 1865 में क्या हुआ था, मेंडल का वर्क क्या हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था, वर्क पब्लिश्ड। और 1900 में क्या हुआ था, मेंडल के काम की रीडिस्कवरी हुई थी। और 1902 में हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी आई थी, क्रोमोसोमल थ्योरी। 1910 में टीएच मॉर्गन और लिंकेज वगैरह पे काम किया गया था, टीएच मॉर्गन के कॉन्सेप्ट पे और लिंकेज। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हुआ था, मिशर 1869 में हमारा क्या हुआ था, मिशर ने डीएनए को इंटैक्ट फॉर्म में निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जो डीएनए निकाला था वो कैसा था, टूटा फूटा था। ठीक है, 1926 में हमारा क्या हुआ था, लोगों ने जेनेटिक मटेरियल पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। लोगों के अंदर जागरूकता आ गई थी कि ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है क्या है, उनको पता ही नहीं था। ठीक है, तो 1926 में हमारा डीएनए पे हमारा क्या, जेनेटिक मटेरियल पे हमारा सर्च स्टार्ट हो गया था। लोगों के अंदर क्या आ गई थी, जागरूकता आ गई थी। क्विक quest to determine a genetic material, genetic material। ठीक है, और जो हमारा 1926 से 1953 तक, 1953 में हमारा क्या हुआ था, वाटसन क्रिक मॉडल आया था, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, वाटसन क्रिक का मॉडल। तो 1926 से 1953 के बीच का जो हमारा काम था, 1926 से लेकर के 1953 के बीच हमारा जो ड्यूरेशन है, उसी में हमारा क्या हुआ था, जेनेटिक मटेरियल पे सर्च किया गया था। इसी में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था, एवरी मैकार्टी मैकेलियोड का भी एक्सपेरिमेंट इसी के बीच आया था। ठीक है, और हर्से चेस का एक्सपेरिमेंट आया था। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, ये जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, निमोनोकोकस। ठीक है, दो टाइप के स्टेन थे इसमें, दो, आर स्टेन और एस स्टेन। आर स्टेन क्या था, ये हमारा रफ कॉलोनी बनाता था। ठीक है, किसी बैक्टीरिया को एक पेट्री प्लेट पे हम ग्रो करा रहे थे तो वो एक रफ कॉलोनी बना रही थी। ठीक है, जो क्या था, निमोनिया कॉज नहीं करता था। ये जो आर स्टेन हमारा है नॉन वायरुलेंट था। क्यों, क्योंकि इसका जो होस्ट का इम्यून सिस्टम था वो उसको आइडेंटिफाइड कर ले रहा था। ठीक है, नॉट एबल टू कॉजेज निमोनिया बिकॉज होस्ट इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाइड। इसलिए ये जो आर स्टेन वो हमारा क्या था, नॉन वायरुलेंट था, ये निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था अगर किसी के अंदर इसको इंजेक्ट किया जा रहा था तो। एस स्टेन क्या था, हमारा एक शाइन कॉलोनी बना रहा था, ये वायरुलेंट था, इससे निमोनिया कॉज करता था। ये एस स्टेन के ऊपर एक लेयर होती है म्यूकोपॉलीसेकेलाइड, एस स्टेन के ऊपर एक स्मूथ लेयर होती है। ठीक है, म्यूकस की एक स्मूथ लेयर होती है, वो किसकी बनी हुई होती है,
म्यूकोपॉलीसैकेराइड की, ठीक है। एस स्टेन के ऊपर ये जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ठीक है। और इसका नाम क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये म्यूकस की बनी होती है। और आर स्टेन के ऊपर कोई भी लेयर नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारा जो आर स्टेन था वो क्या था, नॉन वायरुलेंट था। एस स्टेन जो हमारा क्या है, वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट मतलब ये हमारा निमोनिया कॉज नहीं करता था, और जो एस स्टेन था उससे निमोनिया कॉज होती थी, ठीक है, वायरुलेंट है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने एक एनिमल चूहिया पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या किया, लाइव माइस पे आर स्टेन उसके अंदर क्या किया, इंजेक्ट किया था। जो हमारी चूहिया थी वो जिंदा थी, क्यों, क्योंकि आर स्टेन को इंजेक्ट किया था, और आर स्टेन हमारी क्या है, नॉन वायरुलेंट है, ये निमोनिया कॉज नहीं करता, ठीक है। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या, फिर से जिंदा चूहिया पे उन्होंने एस स्टेन को इंजेक्ट किया। उससे क्या हुआ, जो चूहिया थी वो मर गई, क्योंकि एस स्टेन हमारा क्या था, निमोनिया कॉज करता था, ये वायरुलेंट था, इसलिए ये चूहिया क्या मर गई ड्यू टू निमोनिया। निमोनिया होगा तो जाहिर सी बात है वो मरी जाएगी ना। तो ये जो हमारा एस स्टेन इंजेक्ट किया था माइस के अंदर, उससे हमारा जो चूहिया थी वो मर गई, किसके वजह से, निमोनिया की वजह से, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरा एसिस्टेंट, ये जो हीट किल एसिस्टेंट, ठीक है, एसिस्टेंट को इसने क्या किया, हीट किया, फिर उसने इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो जो माइस था, जाहिर सी बात है, हम टेम्परेचर देकर के किसी, जैसे पानी को बॉयल करते हैं तो हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को तो मारते हैं हाई टेम्परेचर देकर के, तो यहाँ पे मर जाना चाहिए, लेकिन हमने हीट किल एसिस्टेंट को क्या किया, माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया तो माइस हमारी नहीं मरी, चूहिया मरी नहीं, वो जिंदा थी। फिर क्या किया उन्होंने, फिर से लाइव आर स्टेन वाले और हीट किल एसिस्टेंट को एक साथ उन्होंने किसी चूहिया के अंदर इंजेक्ट किया, डाला। तो हुआ क्या, एक्सपेक्टेड ये था कि चूहिया जिंदा होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमने हीट किल एसिस्टेंट को किसी चूहिया के अंदर डाला तो वो क्या हुआ, माइस जो क्या हुई, मर गई, ठीक है। सॉरी, माइस जब हमने हीट किल एसिस्टेंट को किसी माइस के अंदर हमने इंजेक्ट किया तो माइस जो चूहिया थी हमारी जिंदा थी, मरी नहीं। लेकिन होता क्या है, टेम्परेचर देने पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह होती है वो क्या होता है, मर जाना चाहिए, लेकिन चूहिया जो थी वो जिंदा थी, माइस अलाइव था। फिर उन्होंने एक साथ क्या किया, लाइव आर स्टेन और हीट किल एसिस्टेंट को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो हुआ क्या, एक्सपेक्टेड ये था, ग्रिफिथ ने एक्सपेक्ट ये किया था कि माइस हमारी क्या होगी, जिंदा होगी, लेकिन जो माइस थी, चूहिया थी, वो मर गई। तो ग्रिफिथ ने देखा क्या कि जो मरी हुई चूहिया थी वो एस स्ट्रेन की, ठीक है। ग्रिफिथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम किल्ड माइस लाइव एस स्ट्रेन, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में इस हीट किल एस स्ट्रेन का कुछ बायोकेमिकल, ग्रिफिथ ने एक बीकर लिया और हीट किल एस स्ट्रेन वाले का बायोकेमिकल कुछ आर स्ट्रेन में क्या किया, आर स्ट्रेन में इंजेक्ट किया, तो इसे ट्रांसफॉर्म होके एस स्ट्रेन बन रही थी, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे एक लाइन, क्या, सम बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम आर स्टेन, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, समथिंग फ्रॉम हीट किल एस स्टेन इंटर इनटू आर स्टेन एंड ट्रांसफॉर्म आर स्टेन इनटू एस स्टेन, ठीक है। जब इन्होंने हीट किल एस स्टेन का कुछ बायोकेमिकल आर स्टेन में इंजेक्ट किया तो ट्रांसफॉर्म होकर के हमारा क्या बन रहा था, एस स्टेन बन रहा था, ठीक है। लेकिन ग्रिफिथ को ये नहीं पता था कि ये जो केमिकल नेचर है वो क्या है, ठीक है। ग्रिफिथ ने ये नहीं बता पाया कि ये जो केमिकल नेचर है वो क्या है, ग्रिफिथ को ये बात नहीं पता थी, ठीक है। इसके बाद ही हमारे आते हैं दूसरे साइंटिस्ट, उनका एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है, एवरी मैकार्टी मैकेलियॉड, इनका कॉन्सेप्ट आता है। अब हम बात करते हैं एवरी मैकार्टी मैकेलियॉड, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। जेनेटिक जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था वो क्या कहते हैं, केमिकल नेचर को नहीं बता पाए थे कि ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या, वो केमिकल नेचर को ग्रिफिथ जो है केमिकल नेचर को नहीं बता पाए। तो
इस एक्सपेरिमेंट से पहले आप एवरी मैकार्टी मैकेलियोट का ये जो एक्सपेरिमेंट है, इनके एक्सपेरिमेंट से पहले लोग ये जानते थे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है। आफ्टर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट protein is a genetic material. Protein is a genetic material. ठीक है, तो एवरी मैकार्टी मैकेलियोट ये इनके एक्सपेरिमेंट से पहले लोग ये जानते थे कि प्रोटीन हमारा क्या जेनेटिक मटेरियल है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट है एवरी मैकार्टी मैकेलियोट का, कब आया था, 1944 में आया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है, ये एक्सपेरिमेंट केमिकल नेचर को बता पाया, जो ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे वो इस एक्सपेरिमेंट ने बताया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसमें एसिस्टेन, ठीक है, एसिस्टेन वाले बैक्टीरिया को लिया, उसको क्या किया, किल करके उसके बायोकेमिकल को प्यूरिफाइड कर लिया। इसमें जो केमिकल था इस किल करके इसमें से बायोकेमिकल को क्या किया, प्यूरिफाइड किया, इसमें से कुछ केमिकल निकाला। ये केमिकल कुछ भी हो सकता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कुछ भी। ठीक है, उन्होंने किया 3 टेस्ट ट्यूब लिया, 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया और उसमें एंजाइम ऐड किया। ठीक है, एंजाइम हमारा क्या, आरएनएज और डीएनए। जब उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में ये जो केमिकल हमारा कुछ भी हो सकता है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कुछ भी, तो इसमें क्या किया, आरएनएज, डीएनएज, ठीक है, एंजाइम को जब ऐड किया तो हमारी प्रोटीन क्या हो रही थी, इंटैक्ट हो रही थी, और डीएनए और आरएनए हमारा क्या हो जा रहा था, डाइजेस्ट हो रहा था। इसलिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था आर स्टेन टू एस स्टेन, नो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर आर स्टेन टू एस स्टेन। ठीक है, फिर उसने सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या किया, प्रोटीएज और डीएनएस को लिया, तो यहां से आरएनए इंटैक्ट हो रहा था। ठीक है, तो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था आर स्टेन टू एस स्टेन। जब उन्होंने एंजाइम प्रोटीएज और आरएनएस को लिया तो हमारा डीएनए क्या होता, इंटैक्ट हो रहा था, डीएनए हमारा नहीं टूटेगा। तो क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम आर स्टेन टू एस स्टेन। ठीक है, इससे ये पता चला था कि हमारा जो डीएनए है वो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इनका ये जो एवरी मैकार्टी मैकेलियोट, इनका जो एक्सपेरिमेंट, इससे ये पता चला था कि डीएनए इज ए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इनका इंटरफेरेंस ये है। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये बात मानने के लिए तैयार थे ही नहीं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। उनको लगता था कि हमारा जो डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, वो बिलीव इस बात पे करते ही नहीं थे कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। एनसीईआरटी में लिखा है कि मैनी वर्कर नॉट बिलीव्ड डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अब आया था हमारा एक्सपेरिमेंट हर्शेज एंड चेज का। ठीक है, हम बात करते हैं हर्शेज एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये कब आया था, 1952 में। ठीक है, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, और वायरस लिया, बैक्टीरियोफेज। हर्शेज एंड चेज को पहले से ही पता था वायरस की लाइफ साइकिल के बारे में, इनको पहले से ही नॉलेज थी। ठीक है, उन्हें ये पता था कि वायरस हमारा कैसे अटैक करता है बैक्टीरिया पे, उसका जेनेटिक मटेरियल कैसे इंटर करेगा, और वो जो वायरस है वो अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन उनको पहले से ही पता थी ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो जेनेटिक मटेरियल इंटर कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर वो हमारा क्या है, डीएनए है कि प्रोटीन है, इनको ये नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, 2 आइसोटोप लिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिए, एक सल्फर और दूसरा फास्फोरस। कौन सा रेडियो एक्टिव लिया था आइसोटोप का, फास्फोरस 32 और सल्फर 35। ठीक है, जो फास्फोरस 32 है वो उसमें जो वायरस क्या था, डीएनए हमारा क्या था, रेडियो एक्टिव था, और सल्फर में हमारा प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी। ठीक है, हर्शेज एंड चेज के एक्सपेरिमेंट क्या है, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ये अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना क्या चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आता जल्दी स्टूडेंटों को। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि हमारा ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। उन्होंने क्या किया, वायरस के साथ क्या लिया, रेडियो एक्टिव प्रोटीन लिया, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या लिया, वायरस के साथ क्या लिया, रेडियो एक्टिव डीएनए लिया, ठीक है। हमारा फास्फोरस क्या रेडियो एक्टिव डीएनए है और सल्फर वाला क्या रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ठीक है। उस ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या, इन्फेक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या, वायरस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर इंटर करेगा, ठीक है। ब्लेंडिंग से क्या होता है, ब्लेंडिंग से ये जो वायरस का कवर है, ठीक है, वो क्या होता है, हट जाता है। ड्यू टू ब्लेंडिंग कवर डिटेक्ट्स, ठीक है। तीसरा हमारा स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब किसी चीज को हम क्या करते हैं, बहुत हाई उस राउंड से क्या करते हैं, हाई आरपीएम पे हम क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, तो उसका जो सुपर न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, जो हैवी मटेरियल होता है, वो क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने जब सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस की तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था, जो बैक्टीरिया के साथ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था वायरस में, वो हमारा क्या हुआ, ये नीचे सेडिमेंट हो गया। सेडिमेंट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। जो सुपर न्यूट्रिएंट हमारा कवर क्या हुआ ऊपर, ठीक है, सुपर न्यूट्रिएंट। तो इसमें जो रेडियो एक्टिविटी थी वो कहां से आ रही थी, वो सुपर न्यूट्रिएंट से आ रही, ठीक है। और सुपर न्यूट्रिएंट हमारा क्या है, कवर है, तो कुछ नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, फास्फोरस वाले रेडियो एक्टिव डीएनए को लिया, ठीक है, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करी। तो इसमें जो सेंट्रीफिकेशन था, इसमें जो रेडियो एक्टिव जो जेनेटिक मटेरियल थे वो कहां से आ रहे थे, पैलेट से आ रहे थे, ठीक है। रेडियो एक्टिव कम फ्रॉम पैलेट। ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल वो कहां से आ रहा था, पैलेट से आ रहा था। और पैलेट हमारा क्या है, डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए है, ठीक है। तो इससे हमारा पता चला कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो हर्शेज एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से हमें, हर्शेज एंड चेज ने जो ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किया था उससे हमें ये पता चला था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्या है, डीएनए है, ठीक है। समझ आया, ये बात तो पता चली गई थी हर्शेज एंड चेज के ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट से। ये तो प्रूव्ड हो गया था कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए। लेकिन हम बात करें सम वायरसेस में होता क्या है, जैसे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज में ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। आरएनए हमारा क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो लोगों का क्वेश्चन ये था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है क्यों है, आरएनए क्यों नहीं है, ठीक है। वाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल। एनसीईआरटी में कुछ गुड फीचर लिखे हुए जेनेटिक मटेरियल के बारे में, 4 पॉइंट है, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला है क्या, इट इज ए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। जो डीएनए हमारा क्या है, केमिकली और स्ट्रक्चरली हमारा क्या होता है, स्टेबल है, इसलिए। फिर दूसरा हमारा क्या है, अंडरगो स्लो म्यूटेशन, ठीक है। डीएनए में हमारा क्या होता है, डीएनए में हमारा म्यूटेशन जो होता है वो डीएनए हमारा क्या करता है, स्लो म्यूटेट करता है, ठीक है। और अगर हमारा बहुत ज्यादा स्लो म्यूटेशन होगी तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वेरिएशन ही नहीं आएगा। और बहुत फास्ट होगी तो भी दिक्कत है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अंडरगो रेप्लिकेशन, ठीक है। क्या होता है, नीड टू पास द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। उसके लिए हमें क्या होती है, रेप्लिका, कॉपी बनाने की भी जरूरत होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या, एबल टू एक्सप्रेस ए मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हम बात करेंगे हमारा डीएनए ही क्यों। जैसे हम बात करते हैं स्ट्रक्चरली हमारा डीएनए क्यों स्टेबल है। डीएनए हमारा क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए हमारा डीएनए क्या है, स्ट्रक्चरली स्टेबल है। और प्रोटीन की बात की जाए तो ये हाई टेम्परेचर और पीएच में चेंज हो जाने की वजह से क्या होती है, खराब हो जाती है, डीनेचर हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमारा डीएनए हमारा स्ट्रक्चरली क्या है, स्टेबल है। केमिकली बात करें डीएनए की, तो डीएनए में हमारा कौन सा नाइट्रोजनस थाइमिन होता है, थाइमिन हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। आरएनए हमारा क्या होता है, आरएनए में हमारा क्या होता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। यूरेसिल हमारा क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। और डीएनए हमारा कभी भी कैटलिस्ट की तरह वर्क नहीं करता, लेकिन कभी कभी आरएनए जो है हमारा वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, इसलिए हमारा केमिकली स्टेबल डीएनए हमारा क्या है, केमिकली स्टेबल है, आरएनए हमारा अनस्टेबल है, ठीक है। इसलिए हमारा डीएनए इज ए मोर स्टेबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंडरग्रो स्लो म्यूटेशन की। तो डीएनए हमारा कैसा स्लो म्यूटेट करता है, क्यों,
रीजन क्या है? क्योंकि ये केमिकली स्टेबल है, अभी हमने देखा। और डीएनए में हमारा क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। डीएनए हमारा क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। जैसे एडेनिन के सामने हमारा क्या आता है? थाइमिन। ग्वाइनिन के सामने साइटोसिन। अगर हमें बोल दिया जाए कि नहीं, ग्वाइनिन के सामने क्या होगा? थाइमिन होगा, तो हमें तो पता है ना कि ग्वाइनिन के सामने क्या होगा? साइटोसिन ही आता है। ग्वाइनिन के साथ नाइट्रोजनस बेस कौन सा आएगा? साइटोसिन आएगा। तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर पॉसिबल है। लेकिन हमारा जो आरएनए होता है वो हमारा क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें रिपेयर पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो आरएनए है वो क्या करता है? बहुत ही फास्ट म्यूटेट करेगा। इसलिए प्रूव्ड होता है कि हमारा जो डीएनए वो क्या है? डीएनए हमारा स्लो म्यूटेट करेगा, ठीक है। आरएनए वायरस म्यूटेट फास्ट इज प्रूव्ड फास्ट म्यूटेशन, ठीक है। फिर हमारा अंडरगोस रेप्लिका। डीएनए और आरएनए दोनों ही हमारे न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो इसमें दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो बट लेकिन प्रोटीन हमारी क्या करती है? कॉपी नहीं बना सकती अपनी। प्रोटीन से तो कॉपी बनता नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन अपनी कॉपी नहीं बना सकती, ठीक है। लेकिन डीएनए और आरएनए हमारा क्या करते हैं? दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेस मेंडेलियन पैटर्न। जीन, ये क्या क्या? आरएनए। आरएनए से हमारा क्या? प्रोटीन। प्रोटीन हमारा क्या है? बहुत ही नियरेस्ट होता है ट्रेड के, ठीक है। तो आरएनए हमारा डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रहा है प्रोटीन को, ठीक है। इसलिए हमारा जो आरएनए जो है बेटर है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। डीएनए हमारा क्या है? तो आगे के उसमें हमारा आरएनए वर्ड एक टॉपिक है, उसमें बताया है कि जो हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्या है? आरएनए है। ओके, थैंक यू।